जी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस बताएं। वालेकुम अस्सलाम सर जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक हैं आप लोग? हाँ जी सर जी, आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का। तो आप लोग तैयारी कर लें, मिड आपके शुरू हो रहे हैं 26 से शायद। सर जी आर का तो नहीं ना है मिड, नहीं, उसका तो आर का तो प्रैक्टिकल नहीं ही है, होगा। लेकिन जाहिर है बाकी कोर्स तो आपने तैयार करने हैं। हाँ जी सर जी। सर जी वो ना मैं कह रही थी कि आप है ना थोड़ा सा ना डाटा फ्रेम और एज डॉट डाटा फ्रेम का बता दें। वो अभी डिस्कस वो करना है दोनों हमने तो उस दिन तो सेम। हाँ जी। ओके सर जी, फिर ठीक है। चलें, तो सर जी यहीं पे और वो ना तो, जी। वो आपने जो लास्ट में ट्रांसफॉर्म वाले में डॉलर साइन यूज किया था ना, तो जी वो जी। मेरा ऑपरेटर रन नहीं हो रहा। सर वो कह रहा है कि ये वैलिड इनवैलिड है एटॉमिक वेक्टर्स के लिए। वो डॉलर साइन इसलिए नहीं वैलिड हो रहा होगा ना कि आपने जाहिर है उसको यूज़ किया होगा एज अ, क्या उसको कहना चाहिए, वो जिस डेटा फ्रेम से आप वो ले रहे होंगे वो क्रिएटेड नहीं होगा ना, इसलिए। अदरवाइज तो उसको जाहिर है यूज़ होना चाहिए। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आपके पास एक डेटा फ्रेम पड़ा हुआ है ना, मैं यहाँ पे कोई एक रैंडमली डेटा फ्रेम कॉपी करके रख देता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास डेटा फ्रेम पड़ा हुआ है, डी इज इक्वल टू रीड डॉट डीलेम क्लिपबोर्ड इक्वल टू फॉल्स इक्वल टू बैक स्लैश टी। ठीक है, ये आपके पास डी आ गया डेटा फ्रेम। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आप शायद ये करना चाह रहे हैं कि इसको कोई और डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दें, डी टू इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म डी, और आप एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लें, फॉर एग्जांपल एक्स टू इज इक्वल टू लॉग ऑफ वी टू प्लस फॉर एग्जांपल थ्री। तो ये आपके पास एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा, दैट इज डी टू। तो एक्स टू के नाम से एक नया वेरिएबल क्रिएट हुआ है जिसमें ये वैल्यूज है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप मिनी टैब में कंप्यूट या कैलकुलेट न्यू वेरिएबल्स करते हैं, और एस पी एस में आप कंप्यूट के नाम से नए वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आप बेसिकली चाह ये रहे थे कि डी आपके पास, अब ये डी के अंदर तो ये नहीं पड़ा हुआ ना एक्स टू, डी वाले हाँ डेटा जी फ्रेम सर में जी। एक्स टू नहीं है, डी टू में है। तो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं डी डॉलर साइन, किधर गया डॉलर साइन, और एक्स टू, तो ऑब्जेक्ट कोई नहीं आएगा क्योंकि डी में ये पड़ा नहीं हुआ। हाँ, अगर आप डी टू करें, डी टू, यस, ये प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि आप क्या कहना चाह रहे हो। अब आप चाह रहे हो कि एक्स टू जो है वो डी का हिस्सा बन जाए, शायद आप ये करना चाह रहे हो। हाँ जी सर जी। ठीक है। तो डी इक्वल टू ट्रांसफॉर्म, अगेन डी, डी में इसे स्टोर करवाएं और इसका नाम रखें एक्स टू इज इक्वल टू डी टू डॉलर साइन एक्स टू। अब यहाँ पे एक्स टू में क्या कर रहा हूँ, नया वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ कॉलम डी के अंदर, और नाम भी इसका डी रख रहा हूँ। और जो नया कॉलम मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो मैं कहाँ से ले रहा हूँ, डी टू का जो एक्स टू के नाम से कॉलम है वो मैं नाम ले रहा हूँ। यहाँ पे आप नाम कोई भी रख सकते हैं, आप अगर आप चाहें तो एक्स थ्री रख लें, एक्स फोर रख लें। सो डी विल बी जी सर जी। इसका हिस्सा बन जाएगा। आप पता नहीं कैसे अप्लाई कर रहे हो, डॉलर साइन या तो साइन गलत दे रहे होगे। सर जी मैं सही लिख रही हूँ। फिर कुछ ना कुछ तो मसला है ना। जी सर फिर जी, उस वे वो जहाँ मैं जिस बाद में देख जिस डेटा लूंगी। फ्रेम से आप उठा रहे हो उसमें इस नाम का कॉलम नहीं पड़ा होगा, जाहिर है उसका हिस्सा होगा तो ही होगा ना। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कहें, फॉर इसमें आप एक्स थ्री कह दें, ठीक है, तो अब क्या आएगा आपके पास, डी, अगेन डी आ जाएगा। जरा गौर करें, एक्स थ्री के नाम से कोई कॉलम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि डी टू के अंदर एक्स थ्री के नाम से कोई कॉलम है नहीं, तो वो कहाँ से ले। जी सर जी, सर जी वो मैं बाद में देख लूंगी। ठीक है, फर्दर आप ये कर सकते हैं कि इसको एक्स टू प्लस टेन कर दें, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम आप एक्स ट्वेंटी टू कर दें, यस दैट विल वर्क। अब अगर आप चाहें कि मैं अप्लाई करूं समरी ऑन एक्स टू, तो यू विल गेट एरर, ऑब्जेक्ट एक्स टू नॉट फाउंड। अगर आप एक्स ट्वेंटी टू करें, अगेन ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। वजह
दे आर पार्ट ऑफ सम डेटा फ्रेम्स, वो डेटा फ्रेम्स का हिस्सा हैं आर के इस इन्वायरमेंट में, ये सेशन में डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, जी सर जी। हाँ डायरेक्टली अगर आप समरी लेना चाहते हैं D3 की, तो आप क्या करेंगे, D2 $, x2, मतलब x2 की समरी चाहिए, लेकिन x2 किस डेटा फ्रेम का हिस्सा है, D2 का। यस इट विल वर्क। ठीक है, इसी तरीके से x22 अगर दें तो इट विल नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि D2 में x22 नहीं है बल्कि D के अंदर है। यस, हाँ एक ऑप्शन हो सकता है कि आप किसी डेटा फ्रेम को आप डायरेक्टली R के अंदर ले आए। वो कैसे ले आते हैं कि D के तमाम, D के अंदर ये पड़े हुए हैं ना चीज़ें, तो आप करें अटैच D। अब D के अंदर जितने कॉलम्स हैं, जितने वेरिएबल्स हैं, वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होंगे इन द करंट सेशन। ठीक है, V1 V2 V3। ठीक है, ये D का हिस्सा बन गया आपके पास। ठीक है, अब ज़रा अगर आप करेंगे समरी ऑफ फॉर एग्जांपल x2, तो यस इट विल वर्क। x2 ना सॉरी x22 इट विल वर्क, क्योंकि अब वो अटैच हो गया इस करंट सेशन के साथ। ठीक है, तो अटैच इसी तरह के वापस डीटैच अगर करेंगे ऑफ D, तो इट विल बी। अब अगर दोबारा समरी मांगेंगे ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, तो अटैच और डीटैच। लेकिन ये जहन में रखेंगे, अगर एक ही हो सकता है, ये इसलिए रिस्ट्रिक्शन है कि एक ही नाम का वेरिएबल 2-3 डेटा फ्रेम्स का हिस्सा हो सकता है। ठीक है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मैं किस डेटा फ्रेम को अटैच कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, तो उसी की अगर आप एक दफ़ा D अटैच करते हैं, अगली दफ़ा D2 अटैच करते हैं, तो अगर सेम नाम के वेरिएबल थे तो पिछले वाले ख़त्म हो गए। तो इससे बेहतर हल ये होता है कि आप डॉलर साइन के साथ उसको प्रॉपर, डॉलर साइन एक लिहाज से समझ लें कि पाथ है कि ये ऑब्जेक्ट इस डेटा फ्रेम के अंदर पड़ा हुआ। जी ठीक है। हाँ जी सर जी अच्छा जी, ठीक अब है। आप ज़रा अहम चीज़ पे आए, सबसेटिंग, सबसेट। और सबसेट क्या है? आपने डेटा फ्रेम्स को के अंदर से कुछ वेरिएबल रिमूव करने हैं या कुछ खास सिलेक्शन करनी है। ठीक है, एग्जांपल ज़रा मैं आपको एक दे देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ से मिनी टैब से एक डेटा फ्रेम उठा लूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। अब आपको आर की स्क्रीन ज़ाहिर है शो नहीं हो रही होगी, फिर आप शोर में जाएंगे। ठीक है, इसका नाम मैं D चले रख देता हूँ, या इसका नाम रख लेते हैं हम D1 चले, DF1 सपोज, तो DF1 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब गलती मुझसे क्या हुई है कि मैंने हेडर फॉल्स कर दिया, हालांकि हेडर ट्रू था। चेंज इट DF1, ये आपके पास डेटा फ्रेम आ गया। अब सबसेट का क्या मतलब है? जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, सबसेट का मतलब ये है कि मैं डेटा के अंदर कुछ खास सिलेक्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, एक तो ट्रांसफॉर्म के थ्रू सर भी जी वो तो सबसेट। हम डॉलर साइन से भी कर जी सकते हैं। जी, डॉलर साइन नहीं यूज करते, वो भी तो इसीलिए ही है कि मतलब एक खास। नहीं नहीं नहीं, मैं सबसेट में ये जैसे ट्रांसफॉर्म में आप कर सकते हैं जी, आप एक जेंडर वाला वेरिएबल ना रिमूव कर दें। ठीक है, ट्रांसफॉर्म से कर सकते हैं ना, जेंडर इक्वल टू नल करके, हाँ जी। या x2 नल कर दें, या कोई नया वेरिएबल इसमें ऐड कर दें। ये कर सकते हैं। सब सेटिंग में क्या कि मैं चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल जो x की वैल्यूज, जो x1 की अगर वैल्यू फॉर एग्जांपल 40 से अगर ऊपर हो, तो सिर्फ वो वाला डेटा मेरे पास रह जाए। ठीक है, सब सेटिंग से ये मुराद है। आप अगर आपको जी SPSS सर। आपने पढ़ा है, आपने मिनी टैब पढ़ा है? SPSS सर वो भी अच्छा, 2-4 क्लास ही थी और थी यार लास्ट उसको में। छोड़ो ना, मेरे साथ ये डिस्कस ना करो, ये रेलेवेंट बंदे के साथ डिस्कस करो। अच्छा, तो अगर ये आप काम करते हैं मैं इसको SPSS में आप सिलेक्ट केसेस वाला एक काम करते हैं। ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं कि एक खास रेंज ऑफ डेटा सेलेक्ट करते हैं। बेसिकली अभी आपको जरा समझ आ जाएगी। सबसेट किसको सबसेट करना है? DF1 को। DF1 मैं ये चाहता हूँ कि x1 की वैल्यूज जहाँ पे भी ग्रेटर देन 40 हैं, मेरे पास वो वाला डेटा सेलेक्ट हो जाए। तो ये बेसिकली मैं उसको कंडीशन दे रहा हूँ, आपके पास सिर्फ जी ये सर वाला जी। डेटा आ जाएगा। अब आप गौर करें कि इसमें गलती फिर कहाँ हुई है।
क्योंकि मैंने x1 नहीं लिखा, x लिखा है, x तो उसमें था, यहाँ पे आप गौर करें 55, बाकी सारा डेटा रिमूव हो गया। जहाँ पे भी देखें x23 था, ये गायब हो गया, 38 था गायब हो गया, 31 था गायब हो गया, रो नंबर्स भी उसने रिमूव कर दिए, 1 2 3 है, उसके बाद 7 है, तो थर्ड रो सॉरी फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो गायब हो गया आपके पास। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आपके पास क्या आएगा, सबसेट, डेटा फ्रेम और कंडीशंस, कंडीशंस और सिलेक्ट इक्वल टू सी और फिर वेरिएबल नेम। इसमें मैं बताता हूँ सबसेट में क्या करना है, मैं और इसमें मैं ये भी कर देता हूँ df अगेन। ये वो डेटा फ्रेम का नाम है जो आप नियर स्टोर करना चाहते हैं। सबसेट कमांड है, df वो है जिस डेटा सेट के अंदर से आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। कंडीशंस आपने देनी है, वो कंडीशन वेरिएबल्स पे, और ये जाहिर है ये वेरिएबल्स पे होंगी क्योंकि यू आर डीलिंग विद डेटा फ्रेम। वेरिएबल्स पे एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस लगा सकते हैं कि अगर x1 इस रेंज में फॉल करे तो, या x2 इस रेंज में फॉल करे तो इसमें सेलेक्ट हो जाए। और सेलेक्ट में क्या है, क्या हो सकता है आप सारे के सारे वेरिएबल्स ना चाह रहे हों, आप सिर्फ कुछ वेरिएबल्स चाह रहे हों, नए डेटा, जो नया डेटा आप क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, ये आपके पास है अगेन df1, ये डेटा फ्रेम आपके पास है, इसमें कोई कंफ्यूजन है जी? ठीक है, अब आप चाहते हैं कि जो मेल वाला डेटा है वो अलग हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मेल इज इक्वल टू सबसेट df1 जेंडर इक्वल टू, अब ये मुझे ज़रा देखना पड़ेगा कि m आना चाहिए, कोटेशंस में आना चाहिए, बेसिकली है तो वैल्यू है, लेट्स सी m। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो इसमें देखते हैं कि कोटेशन चाहिए या नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है कोटेशन शायद नहीं चाहिए होगा। अब यहाँ पे डबल इक्वलिटी क्यों लगाई है, क्योंकि मैं इसमें कौन सा ऑपरेटर लगा रहा हूँ, रिलेशनल ऑपरेटर। मैं ये कह रहा हूँ कि जहां जहां जेंडर को इक्वल टू m रखना नहीं है, बल्कि टेस्टिंग कंडीशन है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक लॉजिकल वैल्यू आएगी, ट्रू और फॉल्स। तो जहां जहां ये ट्रू होगा वो वाली ऑब्जर्वेशन विल बी पार्ट ऑफ दिस न्यू डेटा फ्रेम। ठीक है, लेट्स सी m नॉट फाउंड, क्यों, क्योंकि जाहिर है वो है नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसको कोटेशन में देना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखें मेल, ये आपके पास डेटा आ गया। अब जरा गौर करें, ये आपके पास ओरिजिनल डेटा था, यहाँ पे आपने सबसेट कर लिए, सिर्फ मेल का सेपरेट कर लिया। अब जरा देखें क्या इसमें कोई चीज़ इजाफी है, इस ये जो नया डेटा फ्रेम बना है इसमें कोई चीज़ गैर ज़रूरी तो नहीं है? बीइंग स्टैटिस्टिशियन कोई गैर ज़रूरी चीज़ तो नहीं है इसमें? ये स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स है ना, बोलें जल्दी बोलें। सर जी नहीं, मुझे तो नहीं लग। अच्छा जी, रमजान किधर है, आज वो नहीं आया? जी सर। हाँ बोलो ना भाई, तुम्हारे पता होने का पता तुम्हारे बोलने से ही चलता है। तुम दो लोग ही बोलते हो, बाकी तो मेरे ख्याल में कितने हैं इस वक्त, मेरा ख्याल है कोई बाकी 17-18 तो बुत रखे हुए हैं। सर जी इसमें ये कि हम सबसेट में उसमें से केवल जेंडर को ले रहे थे, तो वो साथ उसने जो थे उसका x1 और x2 की में भी ये तो नहीं आप? नहीं, हम ये चाह रहे थे कि जिस ग्रुपिंग वेरिएबल है ना, जेंडर दो तरह का डेटा पड़ा है, x1 x2 x3 तीन वेरिएबल हैं, और इसमें जो ग्रुपिंग वेरिएबल है वो जेंडर है। हम चाह रहे थे मेल्स का डेटा सेपरेट हो जाए, तो जाहिर है उसमें x1 x2 तो चाहिए, कोई चीज इजाफी है इसमें? वो तो नहीं सर, कुछ फिर लग रहा है। इजाफी है, बिल्कुल इजाफी है। अच्छा चलें, कोई चीज इसमें है जो वेरिएबल नहीं है? जी सर, वो 1 3 6 8 10 जो है। जी नहीं, वो तो रोज के नंबर्स है ना, वो डेटा फ्रेम का हिस्सा नहीं है, जस्ट आपकी विजुअलाइजेशन के लिए। चलें, कोई चीज इसमें ऐसी है जो वेरिएबल नहीं है, चलें मैं आसान कर देता हूँ, या जिस पे स्टैटिस्टिक्स नहीं अप्लाई हो सकती। सर जेंडर है। यस जेंडर है, चलें आप भी बोले, क्या नाम है आपका? रबाद अली। दैट्स गुड। हाँ जी, जेंडर है। जब आप डेटा ही मेल का ले रहे हैं तो फिर जेंडर तो यूजलेस है ना यहाँ पे, जाहिर और डेटा है ही मेल का, सारे मेल ही होंगे।
समझ आ रही है मेरी बात? जी सर। ठीक है, तो जी हम सर, क्या जी। करते हैं, हम यहाँ पे जेंडर, इस कंडीशन के अंदर जेंडर और आगे एक कंडीशन आती है सिलेक्ट, सिलेक्ट इक्वल टू सी, और वो तमाम वेरिएबल्स के नाम जिनको आप मॉडल में रखना चाहते हैं, सॉरी नए डेटा फ्रेम में रखना चाहते हैं, सी के अंदर दे देंगे, या माइनस के साथ जिनको आप नहीं रखना चाहते। तो फॉर एग्जांपल मैं माइनस के साथ जेंडर दे देता हूं, जेंडर, न्यू डेटा फ्रेम विल बी लाइक दिस x1 x2। ऑफ कोर्स ये मेल का डेटा है तो हमें ये नहीं चाहिए होगा, तो मैंने जेंडर को सिलेक्ट के साथ सी करके आगे जेंडर कर दिया। ये मैं ऐसे भी कर सकता था, सेम मैं ऑब्जेक्टिव ऐसे भी अचीव कर सकता था, x1 x2, और यहाँ पे फिर सी के बजाय मुझे, सॉरी माइनस सी के बजाय सी चाहिए होगा कि मैं ये इन दोनों को रखना चाहता हूँ डेटा फ्रेम। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम फीमेल्स का डेटा सेपरेट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? जी सर जी अच्छा जी, जैसे आपने पहले किया वहाँ पे फीमेल लिख देना है बस, और कोई तरीका? एफ लिख देना है। और कोई तरीका? ये तो बड़ा आसान था, ये तो रट्टे वाली बात हुई। मैं रख चाहता हूँ एम ही लिखा रहे, चलें ये एफ हो गया ना, ठीक है, जी सर। तो ये डेटा आ गया एफ मेल का, फीमेल मैंने पूर्व नहीं लिखा, एफ मेल लिखा है। अब मैं चाहता हूँ एक और डेटा बने, लेकिन यहाँ मैं एम ही लिखना चाहता हूँ, डेटा फीमेल का चाहिए लेकिन मैं एम ही लिखना चाहता हूँ, क्या तरीका है इसका? सर जी जी वो नॉट इक्वल, रिलेशनल ऑपरेटर को ए नॉट वाला, इक्वल टू कर देना। यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल टू के बजाय आप लिखेंगे नॉट इक्वल टू, डेटा विल बी फीमेल। तमाम फीमेल्स का डेटा आपके पास आ गया। यहाँ पे अगर आप इसको प्रिंट भी करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसने वही वैल्यूज उठाई हैं, 69 जहाँ पे फीमेल था, फिर 31 फीमेल था, फिर 23, फिर दिस। ठीक है जी, तो ये इट इज़ लाइक सबसेटिंग। अब ये कंडीशन एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेट्स सी कि कंडीशन एक से ज़्यादा कैसे होती हैं। मैं इसको कंडीशन को जेंडर के साथ, यहाँ पे मैं अगर इसको लिख दूँ ज़रा, मैं कंडीशन एक से ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ, मुझे भी भूल गया है कि कैसे करना है मेल, और मैं कहता हूँ कि x1 जो है, x1 इज ग्रेटर देन 40, ये दो कंडीशन हैं। अब ये मुझे ज़रा देखना पड़ेगा कि कंडीशंस क्या ऐसे ही लिखते हैं, क्या क्या इनको कौन सी ब्रैकेट्स कहते हैं आप? करली ब्रेसेस शायद। जी सर जी कर ली। चलिए, हाँ जी, अनएक्सपेक्टेड सिंबल। सर जी हम अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके नहीं कर सकते, दो कंडीशन दे सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा? सर वो एंड और वाले। जी जी, यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था। एंड लिख के आप देखो, मैंने कॉमा लिखा है ना, तो अब उसे क्या पता कि ये इन कंडीशंस के दरमियान और है या एंड है। अब जब आप देंगे तो इट विल वर्क, आई थिंक सो, यस इट विल वर्क। अब नाम तो मैंने फीमेल ही रखा रहने दिया है, लेकिन वैल्यूज 3 हो गई हैं। पहले वाले फीमेल में वैल्यूज कितनी थी? 5 थी। अब सिर्फ वो वैल्यूज हैं जहां जेंडर मेल है एंड x इज ग्रेटर देन 40, ठीक है, ओ सॉरी जेंडर फीमेल है एंड x इज ग्रेटर देन 40। अब एक और काम करें, यहाँ पे आप एंड के बजाय आप कर दें आर, इन दो कंडीशन। अब क्या होगा? अब वो देखेगा कि जहां पे जेंडर फीमेल हो या x1 ग्रेटर देन 40 हो, या का मतलब क्या है कि जी सर इसमें जी। मेल्स का डेटा भी आ सकता है। अगर x1 ग्रेटर देन 40 है, फॉर एग्जांपल 77 है, ठीक है, ये वाली वैल्यू देखें 77 है ना, और आगे हाँ जी मेल सर है, जी। ये वैल्यू इंक्लूड होगी डेटा में या नहीं होगी नए डेटा में? हो जाने जब और लिखना है सर, तो फिर आपने अभी तो बताया है। हाँ जी, इट विल बी इंक्लूडेड कि या ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, तो इट मींस कि ये प्योरली पर फीमेल का डेटा नहीं होगा, ठीक है। ये डेटा आएगा कि जी या सर तो, जी। अच्छा इसी तरह x1 यहाँ पे है 31, अब ये लेस देन 40 है, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू भी इंक्लूड हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये फीमेल का डेटा है, नॉट इक्वल टू m है, तो ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड होंगी, जी सर। ठीक है। तो लेट्स सी,
देखें 31, 109, 23। अब जेंडर मैंने आगे हटा दी है। अब यहाँ पे लॉजिकली मुझे जेंडर हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि मैं और की कंडीशन लगा रहा हूँ, तो लॉजिकली मुझे जेंडर नहीं हटाना चाहिए था, हट क्योंकि जैसे इसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल दोनों हो सकते हैं, क्योंकि अगर x ग्रेटर देन 40 है तो फिर चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है उसने इंक्लूड करना है, तो मुझे ये जेंडर जी वाला सर जी। वेरिएबल रखना चाहिए था। तो इसका क्या होता है, अगर मैं सारे के सारे ही सिलेक्ट करना चाहूँ तो इसका मतलब है कि आप सिलेक्ट को कुछ ना करें बस। इसमें दोनों तरह के डेटा आएंगे कि या x लेस देन 30 हो 40 हो, या फिर जेंडर फीमेल हो। यहाँ पे देखें दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, यहाँ पे एक कंडीशन फुलफिल हो रही है जेंडर वाली, यहाँ पे देखें इत्तेफाक से m वाली कंडीशन कोई नहीं आ रही जिसमें m लेस देन 40 हो और वो दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन बेसिकली यहाँ पे आ रही हैं। जैसे यहाँ पे 69 है तो x1 तो ग्रेटर देन 40 है, ये कंडीशन दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है इसलिए ये आ गई। यहाँ पे एक कंडीशन कौन सी फुलफिल हो रही है, ग्रेटर देन 40 वाली, यहाँ पे दोनों फुलफिल हो सॉरी अगेन एक ही फुलफिल हो रही है ग्रेटर देन 40 वाली, यहाँ पे f वाली फुलफिल हो रही है, यहाँ पे f वाली फुलफिल हो रही है, यहाँ पे दोनों फुलफिल हो रही है। तो इस तरीके से ये चलता है सब सेटिंग वाला काम। ठीक है जी, तो सब सेटिंग का इसका मतलब है ये जो करली ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर आप कंडीशंस एक से ज्यादा भी दे सकते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं फॉर एग्जांपल आपकी x की वैल्यूज कितनी है, मैं इसको ज़रा देखता हूँ, df1 और x1 आपकी वैल्यूज हैं 50 मतलब 23 से लेके इसको अगर आप समरी में लिखें फॉर एग्जांपल समरी 23 से लेके 77 तक है, तो आप कहते हैं कि जी मुझे वैल्यू वो तमाम वैल्यूज जो 35 से नीचे हैं या जो 60 से ऊपर हैं वो दोनों मुझे चाहिए, तो आप क्या करेंगे? df2 में नाम दे देता हूँ, तो यू विल सबसेट df1 x1 की वैल्यूज जो 35 से लेस हैं वो चाहिए आपको, और दूसरी वो कौन सी वैल्यूज x1 की वो वैल्यूज जो फॉर एग्जांपल 60 से ऊपर है। अच्छा, अब ये यहाँ पे एंड आना चाहिए और आना चाहिए? सर जी और आना चाहिए। एंड नहीं आना चाहिए, नो सर जी, क्यों? फिर तो उसने ये दोनों हो, आपने दोनों लेनी है ना, एक जो छोटी भी हो और बड़ी भी हो। हाँ तो आप फिर ऐसा वो करो, आएगा। हाँ तो आप ऐसा कहो ना कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक वैल्यूज लेस देन 40 भी हो और ग्रेटर देन 60 भी हो। एंड का तो मतलब है कि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो एट द सेम टाइम, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। जी सर जी। df2 विल बी इक्वल टू दीज वैल्यूज। अब या तो ये 60 से ऊपर वाली आएंगी, अब देखें 55 वाली वैल्यू गायब हो जाएगी, यहाँ से 55 वाली गायब होगी, और इत्तेफाक से है कोई नहीं 60 वाली भी गायब होगी क्योंकि मैंने ग्रेटर देन 60 की बात की है। ठीक है, ये दो वैल्यूज गायब हो जाएंगी। ठीक है, डायमेंशन अगर आप देखें df1 की तो इट इज 10 बाय दिस, और df2 की देखें इट इज 8 बाय 2 वैल्यूज। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वो तमाम वैल्यूज जो x1 ग्रेटर देन 35 हो बट लेस देन 60 हो, जैसे मैं कह देता हूँ जी ग्रेटर देन 30 हो और लेस देन 60 हो, फिर एंड वाली कंडीशन लगेगी जी सर जी। कि x1 इज ग्रेटर देन 30 सॉरी 30 एंड इट इज लेस देन, अगर और लिखा रहने दिया जाए तो ये पॉसिबल है। इसमें कौन कौन सी वैल्यूज हाँ आएंगी? जी, अच्छा, अब अगर मैं ऐसे ही रन कर दूं इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? इसमें आएगी सर वो 31 वाली आएगी और 38 वाली भी आएगी। देखें तो इसमें 60 से नीचे प्रैक्टिकली नीचे। इसमें गौर करें, सारा ही डेटा आ जाएगा। देखें x इज ग्रेटर देन x1 इज ग्रेटर देन 30, तो 30 से ऊपर वाली सारी आ गई, और आगे मैंने लगाया वो r,
60 से नीचे वाली, इसका मतलब सारी 60 से नीचे वाली सारी आ गई, इसमें सारा ही डेटा फ्रेम आ जाएगा। जरा गौर जी सर कीजिएगा। जी। अगेन ऑल डेटा फ्रेम। हाँ, अगर मैं एंड लगाता तो फिर बेसिकली मैं उसको क्या कह रहा था, बिटवीन 30 एंड 60, फिर मैं ये बात कर रहा हूँ। और मैं इक्वलिटी भी लगा देता हूँ, जी सर इक्वल टू। तो अब आपके पास वैल्यूज आएंगी ओनली दिस, जहाँ पे x1 या तो 30 या उससे ऊपर हो, या 60 या उससे कम हो। लेकिन बेसिकली मसला ये है कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। देखें, एक सवाल आपका है, हो सकता है ना, आप इसको ऐसे क्यों नहीं लिख रहे। ये देखें जरा गौर करें, ऐसे लिखा जा सकता है ना, आम सिंबल्स में हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। सर जी लेकिन ये आ रहा है इसमें। आर के अंदर इसमें आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आपको एंड की कंडीशन देनी पड़ेगी। लेट्स सी कि इट वर्क्स और नॉट, लेकिन मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा। नो, यू हैव टू प्रोवाइड द एंड कंडीशन। ठीक है जी, इसमें एनी क्वेश्चन जी? नो सर जी। मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए। तो आपने सिर्फ ये गौर करना है कि अगर कोई टेक्स्ट वैल्यू है, कंडीशन टेक्स्ट वैल्यू भी दे रहे हैं, तो दैट मस्ट बी इन कोटेशंस। और वो सिलेक्ट वाली कमांड जो है उसमें आपने वेरिएबल्स के नाम देने हैं। वेरिएबल्स के नाम आप शायद बगैर कोट्स में भी दे सकते हैं और कोट्स दोनों में दे सकते हैं। आई थिंक ये जरा देखते हैं सिलेक्ट वाली कमांड से ये नाम आपने बगैर कोटेशंस के बगैर ही देने हैं, क्योंकि पिछले वेरिएबल में ये नाम डिफाइन है, तो इट विल बी विदाउट कोट्स, क्योंकि आप बेसिकली टेक्स्ट नहीं दे रहे, किसी वेरिएबल का नाम दे रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप df1 लिख के डॉलर साइन के साथ आप जेंडर लिखते हैं, कोटेशंस में जेंडर नहीं लिखते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि strDF1 अगर आप करेंगे तो आपके पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे। जब भी आप कोई सबसेट की मदद से या ट्रांसफॉर्म की मदद से नया डाटा सेट क्रिएट करते हैं, तो उसकी वैल्यूज की जो डाटा टाइप है वो चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल x1 अगर इंटीजर है, तो x1 की बेस पे अगर आप कोई नया वेरिएबल क्रिएट कर, तो दैट विल बी आल्सो बी इंटीजर। ठीक है। हाँ, अगर आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं विद सम डेसिमल वैल्यू, फिर वो न्यूमेरिक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एक फैक्टर है, जैसे m और f फैक्टर थे, तो उसमें आपने सिर्फ m वाले ले लिए, तो दैट विल बी अगेन अ फैक्टर वेरिएबल, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी, लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, आगे देखें, दो अहम चीजें हैं। आपके पास कॉलम वाइज बाइंडिंग और रो वाइज बाइंडिंग। सबसे पहले मिनी टैब पे आए, ये आपके पास दो डेटा फ्रेम है। ये एक डेटा फ्रेम है जिसमें रोल नंबर है, x1 है, x2 है और जेंडर है। ठीक है, ये देखें, नजर आ रहा है आपको? हाँ जी सर जी। ठीक है। इसी तरह ये एक और डेटा फ्रेम है जिसमें आपके पास रोल नंबर तो वही है, 1 से लेके 10 तक है, लेकिन आपके पास x3 और ग्रेड वेरिएबल्स हैं। ठीक है। अब आपने गौर करना। और तीसरा एक डेटा फ्रेम है मेरे पास जिसमें रोल नंबर 15 से आगे 20 तक है ऑनवर्ड्स, और x1 और x2 और x3 है। तो मैं इसको ज़रा सेव करवा देता हूँ। सबसे पहले आपके पास मैं इसका नाम a रख देते हैं, डेटा फ्रेम a read डॉट dlin clipboard header equal to true, separator equal to \t, head clipboard की स्पेलिंग फिर गलत है, yes a, अभी आपके पास a आ गया। उसके बाद आपके पास है डेटा फ्रेम b। चलें, इसको मैं अगर इसको चेंज कर दूं, डेटा फ्रेम b मेरे पास आ गया, दैट इज अगेन एंड फाइनली डेटा फ्रेम c। सर जी आर की स्क्रीन नहीं शो हो रही। हो जाएगी, फिक्र ना करो।
ठीक है, ये ए बी सी मैंने डेटा फ्रेम ए, डेटा फ्रेम बी, डेटा फ्रेम सी। अब अगर आप गौर करें, ए में आपके पास रोल नंबर है, x1 x2 जेंडर है, और बी में आपके पास रोल नंबर x3 और ग्रेड्स हैं, और सी में आपके पास अगेन क्या है, रोल नंबर और x1 और x2 ग्रेड। अब तीन तरह के आप यूज़ करते हैं। जाहिर है अगर आप इन दोनों डेटा को, फॉर एग्जांपल ये रोल नंबर, सेम रोल नंबर है और इधर भी सेम रोल नंबर है, आप क्या चाहते हैं कि इन दोनों डेटा फ्रेम्स को मैं इकट्ठा कर दूं, मतलब इन रोल नंबर के जहाँ पे x1 x2 का डेटा है और साथ ही जेंडर का डेटा है, तो मैं इनको एक ही डेटा फ्रेम में ले आऊं। तो आप क्या करेंगे, कॉलम बाइंड करेंगे। ठीक है, आप ये चाह रहे हैं ना कि यहाँ पे डेटा x1 x2 जेंडर पड़ा हुआ है, इसी के आगे आ जाए x3 और ग्रेड, तो आप कॉलम बाइंडिंग करेंगे। क्लियर है, ए और बी को आप कॉलम सर बाइंडिंग जी करेंगे। ट्रांसफॉर्म से भी कर सकते हैं? नहीं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म से से भी नहीं, ट्रांसफॉर्म से कर सकते हैं, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म से कर जी सर सकते जी। हैं। ठीक है, अच्छा, फिर अगर यहाँ पे बी और सी में देखें, सॉरी ए और सी में, ए में ये रोल नंबर 1 से लेके 10 तक है, x1 x2 और जेंडर का डेटा है। सी में भी रोल x1 x2 और जेंडर का डेटा है, लेकिन रोल नंबर 11 से लेके 20 तक है। तो इनको अगर आप डेटा को इकट्ठा करना चाहें तो वेरिएबल्स को आप किस तरीके से, आर बाइंड, आप रो बाइंडिंग चाहेंगे ना, कि आपके चाहेंगे कि तमाम रोल नंबर का डेटा एक ही डेटा फ्रेम में आ जाए, तो आप दोबारा x1 और x2 और जेंडर तो नहीं बनाना चाहेंगे इस साइड पे, आप नीचे रोज में जाना चाहेंगे। ठीक है, एक ही डेटा फ्रेम में आ जाए। क्लियर हुई जी जी सर बात? जी। तो इसका मतलब है हाँ कि जी सर जी। आप एक बनाएंगे न्यू, फॉर एग्जांपल n1 में कह देता हूँ r बाइंड a एंड c। तो ये तो मुझे समझ आ गया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, तमाम डेटा को मैंने इकट्ठा कर दिया। ठीक है, अब अगर आप ए और बी को इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपके पास एक इशू आ रहा है। वो इशू क्या है कि अगर आप सिंपली, चले मैं आपको जरा इसको करके दिखा देता हूँ, इशू भी वाज़ेह हो जाएगा। ए आपके पास ये है, आपके पास बी ये है, आप करते हैं जी सी बाइंड ए एंड बी, ये आपके पास आ गया। गौर करें जरा, अभी डेटा फ्रेम इत्तेफाक से बड़े हैं थोड़े से, 5 25 10 m 5, सॉरी उसके बाद 25 100 m, आगे 9, ये देखें x3, ये आ तो गया है, लेकिन ये यूजलेस है आपके लिए कॉलम, इस तरह की कॉलम बाइंडिंग। क्यों यूजलेस है? देखें रोल नंबर 5 का x1 और x2 और जेंडर इधर पड़ा हुआ है, लेकिन इसी रो में अगली जो इंफॉर्मेशन है वो किसके मुतालिक है, वो रोल नंबर 9 रोल की। नंबर 9 के मुतालिक है। इट इज यूजलेस, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस में पड़े होते, अगर ये सीक्वेंस में पड़े होते तो फिर आप ये काम कर सकते थे। ठीक है, जी सर जी। अब वो सीक्वेंस में कैसे लाना, दिस इज नोन एज मर्जिंग। अगर ये सीक्वेंस में पड़े होते तो कॉलम बाइंड बहुत अच्छी चीज थी। ठीक है, लेकिन चूंकि ये सीक्वेंस में नहीं पड़े होते होंगे, पड़े होते आम जनरली, तो फिर हम मर्ज करते हैं। तो मर्ज की कमांड में आपको समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली। अगर आप इधर गौर करें, इसमें सी बाइंड आर बाइंड एंड मर्जिंग, तो मर्ज की कमांड कैसे आएगी, इट विल बी, फॉर एग्जांपल आप करेंगे, मैं इसको n2 का नाम दे देता हूँ, बल्कि मैं इसको मर्ज ऐसे ही कर देता हूँ, मर्ज ए बी और बाय इक्वल टू रोल नंबर। ये वो वेरिएबल जिसकी मदद से आपने मर्जिंग करनी है। अब आप जरा गौर करें, 1 23 108 f दिस x3 x, अब ये बिल्कुल ठीक आपके पास पहुंचा है। रोल नंबर 1 देखें, रोल नंबर 1 में x1 और x2 की वैल्यू क्या है, 23 और 108 फीमेल, और इधर रोल नंबर 1 में देखें 1.16 और a 1.16 और a। तो उसने क्या किया है, पहले सॉर्ट किया है डेटा फ्रेम a को विद रिस्पेक्ट टू रोल नंबर, फिर सॉर्ट किया है डेटा फ्रेम b को विद रिस्पेक्ट टू रोल नंबर। ठीक है, और फिर इन दोनों को c बाइंड कर दिया। तो अब आपके पास एक सीक्वेंस में रोल नंबर्स पड़े हैं जी। ठीक है सर जी।
क्लियर हुई बात? अब ये बड़ा लॉजिकल है, ये मर्जिंग आप SPSS में भी करते हैं, मिनी टाइप में भी करते हैं। तो ये अब आपने क्या किया, बेसिकली मुख्तलिफ रोल नंबर्स का डेटा जो आपने तमाम रोल नंबर्स का डेटा जो है मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स पे इकट्ठा कर दिया। तो दिस इज नोन एज मर्जिंग। हाँ, अगर आप मर्जिंग गलती से कर दें A और C को बाय रोल नंबर तो क्या होगा? गौर करें, A में 1 से 10 तक रोल नंबर हैं, ठीक है, और C में 15 से 20 तक रोल नंबर है। तो फिर ये आपके पास रिजल्ट आएगा कि वो कहते हैं कि रोज जो आप जिस डेटा फ्रेम की मदद से, जिस वेरिएबल की मदद से आप मर्ज करना चाह रहे हैं वो दोनों में सेम नहीं है। ऑफ कोर्स अगर वो सेम नहीं है जी, बेसिकली दोनों डेटा में एक चीज कॉमन होनी चाहिए, कॉमन जिससे होनी चाहिए, हम एंड दैट कॉमन इज नोन एज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आपका रोल नंबर हो सकता है, आपका आईडी कार्ड नंबर हो सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, ठीक है। SQL आपने कहीं पढ़ी होगी पिछले क्लास में, उस तरह का कुछ काम है, ठीक है। इसके अलावा आपका फॉर एग्जांपल सिटी हो सकता है, इसके अलावा आपका जेंडर हो सकता है, कोई भी कैटेगोरिकल वेरिएबल दैट कैन बी यूज्ड एज ग्रुपिंग वेरिएबल, ठीक है। तो दिस इज नोन एज मर्जिंग, ठीक है। तो अब ये आखिरी मिनट है, 5 से 7 मिनट बाद में दोबारा आपको लिंक भेजूंगा, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है जी। चलिए आज दोबारा आपने 2 क्लास लेनी। जी, दोबारा आपने ज्वाइन करना है। जी चलिए।